कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो ऑटो पायलट मोड पर सेट होता है और जो लोग उससे ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उस स्पेसशिप पे लगे टाइम चैम्बर्स में गहरी नींद सो रहे हैं, जिनकी उम्र नहीं बढ़ेगी और टाइम पूरा होते ही जैसे ही वो किसी सुरक्षित प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे वो नींद से जाग जाएंगे। जो लोग इस स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं उनके नाम होते हैं ओवेंस, कैरोलिन जो स्पेसशिप के पायलट्स हैं, इमाम और उनके बेटे अली और सुलेमान, जोन्स जो कि एक ऑफिसर है और रिडिक जिसे बंदी बनाकर जोन्स अपने साथ ले जा रहा होता है, क्योंकि सुना है कि रिडिक ने कई लोगों की जान ली है और वो बहुत खतरनाक है। इन लोगों के साथ एक लड़का जैक और पेरिस नाम का आदमी भी होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक व्यापारी भी है। साथ ही में उनके साथ जीक और शेरन नाम के हस्बैंड और वाइफ भी होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ दूर आगे जाने के बाद स्पेसशिप एक मीटियोर से टकरा जाता है जिससे वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के कैप्टन की मौत हो जाती है और मीटियोर से टकराने से स्पेसशिप में मौजूद कुछ लोग गहरी नींद से जाग जाते हैं, जिनमें से दोनों पायलट कैरोलिन और उसका साथी ओवेंस भी होते हैं। जहां कैरोलिन स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर स्पेसशिप के ज्यादा डैमेज होने की वजह से वो अपने सबसे नजदीकी प्लेनेट की तरफ क्रैश होने वाला होता है, जिसको देखकर कैरोलिन ये डिसाइड करती है कि वो स्पेसशिप के बैक चैम्बर को अलग कर देगी, जिससे स्पेसशिप का वजन थोड़ा हल्का हो जाएगा और वो उस प्लेनेट की ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होगा, जिससे वो क्रैश होने से बच जाएगा। पर ओवेंस उसे ऐसा करने से रोक देता है और बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस स्पेसशिप में मौजूद सभी लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पर तब तक देर हो जाती है और स्पेसशिप पास के ही एक प्लेनेट पर जाकर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप में सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं जो नींद से जाग जाते हैं। जहां मौका पाते ही रिडिक आजाद होने के लिए जोन्स पर हमला करता है, लेकिन जोन्स उसे किसी तरह जंजीरों से बांध देता है। स्पेसशिप अब पूरा डैमेज हो चुका है, जहां दूसरी तरफ सब लोग कैरोलिन को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया भी करते हैं। जिसके बाद सब लोग उस प्लेनेट को देखते हैं जहां पर एक भी बूंद पानी नहीं है, साथ ही में वहां पर दूर दूर तक कोई भी पेड़ और पौधे नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल में इन सब के पीछे इस प्लेनेट के 3 सूरज हैं, जिसकी वजह से यहाँ का सारा पानी सूख गया है। तभी उनमें मौजूद एक आदमी जिसका नाम पेरिस होता है उसे दिखाया जाता है, जो कई सारी अल्कोहल्स की बोतल इस स्पेसशिप में ले जा रहा था सप्लाई करने के लिए। अब इनके पास पानी तो है नहीं, इसलिए अल्कोहल से ही काम चलाना पड़ेगा। पर इमाम और उसके बेटे अल्कोहल को पीने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो मुस्लिम्स होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो जमीन खोदकर पानी को ढूंढेंगे। जहां दूसरी तरफ रिडिक बहुत चालाकी से खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है और जब जोन्स को ये पता चलता है कि रिडिक भाग चुका है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को सावधान कर देता है कि सभी संभल कर रहें क्योंकि अब दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक क्रिमिनल आजाद घूम रहा है, जिस वजह से तुम सब की जान अब खतरे में है। वो किसी को भी कहीं भी मार सकता है। तभी पेरिस अपने सामान में से कुछ हथियार निकालता है जिसको वो सब बांट लेते हैं। उसके बाद कैरोलिन, जोन्स, इमाम और इमाम के बेटे रिडिक की तलाश में जाने लगते हैं, जहाँ वो ये भी डिसाइड करते हैं कि रिडिक को ढूंढते वक्त वो उस प्लेनेट को भी देख लेंगे कि आखिर यहाँ क्या है। और दूसरी तरफ शेरन, जीक, पेरिस और जैक वहीं स्पेसशिप के पास रुक जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर जॉन एक चट्टान पर चढ़कर टेलीस्कोप से देखने लगता है, जहाँ उसे कुछ दूर आगे पेड़ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो सब लोग उनकी ओर जाने लगते हैं। पर उनके पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिसे वो पेड़ समझ रहे थे असल में वो विशालकाय जानवरों के स्केलेटन्स हैं, जिससे साबित होता है कि ये एक खतरनाक और वीरान प्लेनेट है। जिसके बाद वो सब लोग कुछ दूर और आगे जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन और जोन्स के बीच बात होने लगती है, जहां हम देखते हैं कि रिडिक भी वहीं छुपा हुआ है और उनकी बातें सुन रहा है। और फिर कैरोलिन भी जोन्स को अपना ये सीक्रेट बता देती है कि स्पेसशिप के क्रैश होने से पहले वो बैक चैम्बर को जिसमें पैसेंजर्स थे उसे अलग करने वाली थी, पर मेरे एक साथी ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया, नहीं तो कुछ लोग जो अब हमारे साथ हैं वो आज जिंदा नहीं होते। अब कुछ दूर और आगे जाने के बाद उन्हें एक स्पेस स्टेशन मिल जाता है जो इंसानों ने बनाया था, पर वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता है और उस स्टेशन को एनर्जी वहाँ पर मौजूद उन 3 सूरज से मिल रही होती है। वहाँ उन्हें एक पानी का कुआं भी मिलता है जिसे वो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ कैरोलिन स्टेशन के अंदर जाकर चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसे इस प्लेनेट के सोलर सिस्टम का मॉडल मिल जाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि इस प्लेनेट के 3 सूरज की वजह से यहाँ पर कभी भी रात नहीं होती है। और फिर कैरोलिन को स्टेशन के बैकयार्ड में एक स्पेसशिप दिखाई देती है, जिसको देख वो बहुत खुश होने लगती है और अपने साथियों को आवाज लगाकर बुलाती है। उस स्पेसशिप को देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर सब चीज मौजूद है पर लोगों का कोई वजूद नहीं। आखिर वो सब कहाँ गए जिन्होंने ये सब चीज यहाँ पर छोड़ी है। स्पेसशिप चेक करने पर पता चलता है कि उसमें पावर सेल नहीं है और यहाँ से
निकलने के लिए उन्हें अपने क्रैश स्पेसशिप का पावर सेल लाकर इसमें लगाना पड़ेगा। जहाँ दूसरी तरफ पेरिस को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप के ऊपर खड़ा होता है, जिसे कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो स्पेसशिप से नीचे आकर देखता है जहाँ शैरन और जैक काम कर रहे थे, वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो शायद अकेला सर्वाइवर था, जो उन्हें देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने साथ आए सभी साथियों में सिर्फ अकेला सर्वाइवर बचा था इस प्लेनेट पर। तभी पीछे से जीक आकर उसे गन से शूट कर देता है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। जीक को लगता है कि शायद वो रिडिक है और वो इसलिए उसे शूट कर देता है। बाकी लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन जीक बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए उस आदमी की लाश को दफनाने के लिए चला जाता है। रास्ते में जीक को एक गड्ढा दिखाई देता है जिसमें वो झांकने लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज उसे गड्ढे में खींच लेती है। कुछ देर बाद जब जीक वापस नहीं आता है तो शैरन उसकी तलाश में वहाँ आ जाती है, जहाँ उसे हर जगह बस खून ही खून नजर आता है। जहाँ दूसरी ओर रिडिक भी बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक नाइफ है, जिसको देख शैरन को ऐसा लगता है कि शायद रिडिक ने उसकी जान ली है। शैरन वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ जोन्स आ जाता है जो रिडिक को पकड़कर फिर से उसी क्रैश स्पेसशिप में कैद कर लेता है। जिसके बाद हम फिर से कैरोलीन को देखते हैं जो रिडिक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने जीक को क्यों मारा, जिस पर रिडिक उसे बताता है कि मैंने बेशक कई लोगों को मारा हो पर जीक की जान मैंने नहीं ली है। वो ये भी बताता है कि इस प्लेनेट पर मुझसे भी खतरनाक चीजें मौजूद है। कैरोलीन रिडिक से बात करते हुए ये भी जानना चाहती थी कि रिडिक हमेशा चश्मा लगाकर क्यों रखता है, और जैसे ही वो उसका चश्मा हटाती है तो वो लोग रिडिक की आंखें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा चमक रही थी, जिससे ये पता चलता है कि रिडिक को अंधेरे में भी साफ दिख सकता था। फिर कैरोलीन रिडिक से पूछती है कि हमने वहाँ जीक की बॉडी को ढूंढा पर हमें कुछ नहीं मिला, जिस पर रिडिक उससे बोलता है कि तुम्हें और अंदर गड्ढे में जाकर देखना चाहिए था, तभी तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। जिसके लिए कैरोलीन मान जाती है और गड्ढे के अंदर चली जाती है, पर अंदर जाने के बाद उसे डर महसूस होता है और वो डर कर वहाँ से वापस भाग आती है। उसे जीक की बॉडी कहीं नहीं मिलती, पर कैरोलीन समझ जाती है कि जीक की मौत के पीछे रिडिक नहीं है बल्कि कोई और है। ये बात वो बाहर आकर सबको बता देती है, जिसके बाद सारी बातों को जानकर जॉन रिडिक के पास आता है। उसे डील करता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिसके लिए पहले रिडिक थोड़ा सा मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसके पास भी कोई चारा नहीं था। जिसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब उस स्पेस स्टेशन के पास जाएंगे जहाँ स्पेसशिप मौजूद है और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। उधर इमाम और उसके बेटे कुएं से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे अब उनकी पानी की प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब स्पेसशिप में कैरोलीन और जॉन साथ में स्पेसशिप को ठीक कर रहे होते हैं तो उनके बीच कुछ बातें होती हैं, जहाँ जॉन कैरोलीन को रिडिक के बारे में बताने लगता है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत शातिर है और पहले भी वो एक स्पेसशिप को हाईजैक कर चुका है जिसके सारे मेंबर्स को उसने मार दिया था। ये सारी बातें रिडिक भी सुन रहा होता है। जॉन ये भी कहता है कि अगर हम अपने क्रैश स्पेसशिप से पावर सेल लेकर इस स्पेसशिप में आएंगे तो वो हमें यहीं छोड़कर यहाँ से अकेला भाग जाएगा। जहाँ कुछ देर बाद जब स्पेसशिप में रिडिक आता है तो कैरोलीन उससे पूछती है कि जो बात जॉन ने बोली थी क्या वो सच है। रिडिक कहता है कि हाँ, मुझ पर सच में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, पर जिस जॉन को तुम सब ऑफिसर समझ रहे हो वो कोई ऑफिसर नहीं है बल्कि एक लालची इंसान है जिसने मुझे इसलिए अब तक जिंदा रखा हुआ है क्योंकि मुझ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है और अगर कोई मुझे जिंदा सरकार के हवाले करेगा तो उसे सरकार माला माल कर देगी। रिडिक की ये बातें सुनकर कैरोलीन को भी पता चल जाता है कि किस किस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर मीटिंग करने लगते हैं कि यहाँ के सब लोग आखिर चले कहाँ गए। वो ये भी प्लान बनाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्पेसशिप ठीक करके यहाँ से निकलना होगा, पर इमाम का छोटा बेटा मीटिंग के दौरान स्टेशन के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उस पर उसी प्लेनेट के कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब काफी देर बाद भी इमाम को उसका बेटा नजर नहीं आता है तो वो उसे ढूंढने लगता है, पर उसका बेटा उन्हें कहीं नहीं मिलता है। जिसे ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स दिखते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस प्लेनेट पर कई सारे ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो सिर्फ अंधेरे में बाहर निकलते हैं और उन्हीं क्रिएचर्स ने वहाँ पर आए लोगों को भी मारा है। जिसके बाद कैरोलीन सबको ये बताती है
कि इस प्लेनेट पर 22 साल में एक बार सूर्य ग्रहण लगता है और जब ऐसा होता है तो इस प्लेनेट के सारे क्रिएचर जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। सारी बातें बताने के बाद वो ये भी बताती है कि ठीक 22 साल पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ था, जिस दौरान वो स्पेस स्टेशन वाले लोग यहाँ फंसे थे और उन क्रिएचर्स ने उन पर हमला किया था और उन्हें मार दिया था और आज के दिन ही 22 साल पूरे होने को थे। ये सब सुनकर कैरोलिन की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एक विशाल प्लेनेट उन तीनों सूरज के आगे आने लगता है वो समझ जाते हैं कि कैरोलिन सही कह रही थी। जिसके बाद वो सब कार में बैठकर उस क्रैश स्पेसशिप की ओर जाते हैं और उसमें से पावर सेल निकालने लगते हैं ताकि वो दूसरी स्पेसशिप में लगाकर इस प्लेनेट से निकल सके। और आखिरकार वो सब उस क्रैश स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक ग्रहण लग चुका होता है, जिससे सभी क्रिएचर्स जो इस प्लेनेट पर रहते थे वो बाहर आने लगते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग क्रैश स्पेसशिप में जाकर छिप जाते हैं। पर रिडिक और शैरन बाहर रह जाते हैं, जहां वो क्रिएचर्स शैरन को तो मार देते हैं पर रिडिक खुद को बचा लेता है। जिसके बाद हम उन बड़े क्रिएचर्स को देखते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं, जो इमाम के दूसरे बेटे को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक के बाद एक वो बस उन क्रिएचर्स का शिकार बन रहे थे। जिसके बाद सभी लोग लाइटिंग रॉड को लेकर शिप की ओर जाने लगते हैं क्योंकि वो क्रिएचर्स लाइट में हमला नहीं करते थे, जिनको रास्ता रिडिक दिखा रहा था क्योंकि वो अंधेरे में भी देख सकता था। वो क्रिएचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ दूर आगे जाने पर पेरिस डर जाता है और उन सबसे दूर हो जाता है, जिससे होता ये है कि जो पावर सोर्स होता है वो ऑफ हो जाता है और वो क्रिएचर्स उन पर हमला करने लगते हैं, जिसमें पेरिस की मौत हो जाती है। रिडिक को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्रिएचर्स उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो सबसे पूछता है कि क्या हमारे बीच में कोई जख्मी है जिस वजह से वो क्रिएचर्स हमारे पीछे लगे हुए हैं। जिसके बाद ये खुलासा होता है कि जैक एक लड़का नहीं बल्कि वो एक लड़की है जिसके पीरियड चल रहे हैं। जिस पर जॉन कहता है कि हमें जैक को दूसरी तरफ भेज देना चाहिए जिससे हम सब सेफली यहाँ से निकल जाए, जो बात रिडिक को सही नहीं लगती है। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद जॉन और रिडिक के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिस पर रिडिक अग्री नहीं करता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जॉन घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। वो सब दोबारा शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ आधे रास्ते पर पहुँचते ही बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे उन सभी की मशालें बुझ जाती हैं और वो क्रिएचर्स फिर से उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी उन जानवरों के विशाल स्केलेटन्स में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ रिडिक भी उन क्रिएचर्स से लड़ता है और आखिरकार वो सब सेफली एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ रिडिक उन सबसे कहता है कि मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ, मैं अकेला पावर सेल स्पेसशिप तक लेकर जाऊंगा और उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर यहाँ ले आऊंगा। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। रिडिक अकेला ही स्पेसशिप तक चला जाता है, पर कैरोलिन को उस पर शक हो जाता है कि वो उन सबको अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। वो दीवार पर मौजूद चमकने वाले कुछ क्रिएचर्स को एक जार में बंद करके शिप तक पहुँच जाती है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि रिडिक बस अकेला ही यहाँ से निकलने वाला था। मतलब उसका शक सही था। रिडिक भी उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो रिडिक को समझाती है, लड़ती है और उससे भीख मांगती है, जिसकी वजह से अंत में रिडिक भी मान जाता है और उस स्पेसशिप को लेकर उन सब लोगों तक वापस पहुँच जाता है, जहाँ वो सभी क्रिएचर्स उस पर हमला करते हैं। लेकिन रिडिक उन सबसे अकेला लड़ता रहता है, जिस बात का फायदा उठाकर वो सब लोग शिप तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब बहुत देर बाद भी रिडिक स्पेसशिप में नहीं आता है तो कैरोलिन उसे देखने जाती है, जहां रिडिक बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। तभी कैरोलिन अपनी बॉडी पर कट लगा लेती है ताकि रिडिक को वापस से वहां से भागने का मौका मिल जाए। जिसके बाद वो क्रिएचर्स कैरोलिन का ब्लड सूंघते हुए आते हैं और उसको पकड़कर मार देते हैं, जिसको देखकर रिडिक को भी अफसोस होता है कि उसने उसके लिए और उन सब के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। जिसके बाद जो लोग बचे हुए थे, जैक, इमाम और रिडिक, वो स्पेसशिप लेकर इस खतरनाक प्लेनेट से निकल जाते हैं। और स्पेसशिप में जैक उससे पूछती है कि अगर लोग या अथॉरिटी तुम्हारे बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे, जिस पर रिडिक बोलता है कि कह देना वो उसी प्लेनेट पर मारा गया। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।